आजकल जो हड्डियों से रिलेटेड समस्या सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है आर्थराइटिस। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों जुड़वा भाई और बहन की तरह होते हैं। बोन कैंसर जो है जनरली जल्दी उम्र में आता है। पेन किलर खाना सही होता है बोन्स के लिए। हमारे यहाँ आपको पता ही है, सारे लोग ही डॉक्टर हैं, बोले अरे ये दवाई ले लो, अच्छा वो दवाई ले लो, कि जो बहुत जल्दी लेके आराम देती है वो बहुत तेज़ और बहुत प्रॉब्लमेटिक दवाई भी हो सकती है। कि आपको नी रिप्लेसमेंट करवानी होगी, लेकिन वो नहीं चाहता है कि वो सर्जरी करवाए, ठीक है? उसके लिए वो नेचुरल प्रोसेस क्या हो सकता प्लेसमेंट पिछले सालों में और अब सालों में हम कंपेयर करें तो उनके बढ़ने के कई कारण हैं। मोटापे की वजह से आर्थराइटिस नहीं होती। यू गेट अप फ्रॉम योर चेयर, वॉक अराउंड फॉर 10 सेकेंड्स। जब आप बैठे हो तो आपकी कमर पीछे से सपोर्टेड हो, है? आपके हाथ इस लेवल पे साइड पे रेस्टेड हो। तकिया एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि पतला है, मोटा है, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्रेस कैफे। हेल्थ एंड हैप्पीनेस के सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं हड्डियों के बारे में, उनसे जुड़ी सभी दिक्कतें और जो आजकल सबसे ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट्स बढ़ गए हैं। अगर आपको भी घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ये इस पोस्चर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर ऑर्थोपेडिक से डॉक्टर प्रतीक गुप्ता हमारे साथ हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि बोन से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या क्या है आजकल जो लोग फेस कर रहे हैं? देखिए, आजकल जो हड्डियों से रिलेटेड समस्या सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है आर्थराइटिस। जोड़ों में सूजन आना और घिस जाना। तो जैसे आपने कहा कि पहले हम देखते थे ये बड़ी उम्र में, अब वो छोटी उम्र में आने लगा है। एक वो, और एक दूसरा है हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना, ऑस्टियोपोरोसिस, जिससे हड्डियाँ वीक हो जाती हैं। ये 2 प्राइमरी प्रॉब्लम्स हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं आजकल। तो कैल्शियम की कमी की वजह से बोला जाता है कि हड्डियों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? बोलते थे दूध होता है, लेकिन अब दूध भी आर्टिफिशियल आने लग गया है। बोलते हैं बहुत सारे लोग, ये भी बोलते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए। सोशल मीडिया में आजकल बहुत चल रहा है। हाँ, कितना सच है? देखिए, ऐसा है कि दूध नहीं पीना चाहिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को मिल्क से इंटॉलरेंस होती है, जो नहीं पचा पाते हैं, उनके लिए ठीक है। और उनके लिए भी सोया मिल्क है, जो कि नॉर्मल मिल्क जो जिसमें लैक्टोज़ होता है, वो जिससे प्रॉब्लम होती है, तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होता है, तो उनके लिए दूसरे मिल्क भी हैं। तो ये ठीक है कि मिल्क के लिए ओवरबोर्ड नहीं होना है हमारे को, कि ज़रूरत से ज़्यादा दूध को मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, बट कंजम्पशन ऑफ ऑलमोस्ट 1 लीटर ऑफ मिल्क इन अ डे इन व्हिचएवर फॉर्म, मतलब किसी भी फॉर्म में, चाहे वो दूध है, पनीर है, छाछ है, या खोया है, या व्हाटएवर वे आप लेना चाहें उसको लेना चाहिए। कैल्शियम का जो सोर्स हमारे वेजिटेरियन लोगों में है वो दूध सबसे अच्छा है। और फिर जैसे बादाम है, उसमें मिलता है कैल्शियम अच्छा। और कई सारे सब्जियां हैं जिनमें कैल्शियम मिलता है। और अगर जो ज़्यादातर लोग आजकल ले लेते हैं एग, तो एग भी एक अच्छा सोर्स है। और जो हमारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाना ले सकते हैं, उनमें तो एक मील ही हफ्ते में अगर नॉन वेजिटेरियन फूड का होता है, उससे सोर्स मिल जाता है। बट अदरवाइज दूध। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सपोजर टू सनलाइट, बिकॉज जब सनलाइट हमारे को बॉडी पे आती है तो उससे जो विटामिन डी बनता है, विटामिन डी कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करके उसको हड्डियों में जमाने का काम करता है। तो सिर्फ कैल्शियम की अवेलेबिलिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी के साथ साथ उसको इंटेस्टीन से, आंतों से उठाना और हड्डी तक पहुंचाना, वो विटामिन डी का काम है। इसलिए आप देखेंगे जब भी कभी बात होती है तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों जुड़वा भाई और बहन की तरह होते हैं, बिकॉज दे वर्क टुगेदर। तो इसीलिए दोनों का इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो आजकल वीगन ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग दूध, पनीर, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सब इग्नोर कर रहे हैं। विटामिन डी की भी बहुत कमी है, बिकॉज सनलाइट आजकल अगर लें, अगर दोपहर हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो आप ले नहीं सकते हो। सुबह सुबह उतने लोग उठ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे इसको ऑब्जॉर्व कैसे किया जाएगा? सी फिर अगर मान लीजिए वीगन डाइट में भी वैसे बताया, कई सारी सब्जियों में, फ्रूट्स में, आमंड जैसे हैं, बादाम है, इनमें इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। अमाउंट है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, एक्सपोजर टू सनलाइट नहीं है, और खाने में भी हमारे
अलग अलग तरीके के सिस्टम्स हैं, तो फिर आपको एक स्टेज पे आकर के सप्लीमेंट्स फिर लेने पड़ेंगे। मतलब यू विल हैव टू सप्लीमेंट इट विद सम कैल्शियम टैबलेट्स और कैल्शियम सप्लीमेंट्स। फिर उन लोगों के लिए आकर के कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स ज़रूरी हो जाते हैं। दो हमारा रिकमेंडेशन फॉर यंग पीपल इट इज़ नॉट देयर, बिकॉज वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं, एक्सपोजर टू सनलाइट रहता है, खाने में भी अच्छा खा पाते हैं। जनरली जो 50-60 के ऊपर हो जाते हैं लोग, पहुंच जाते हैं उम्र में, स्पेशली लेडीज़ में मेनोपॉज के बाद में, तो वहाँ पर ज़्यादा सप्लीमेंट का रोल आता है। बट अगर कोई है जो बिल्कुल वीगन है और खाने में काफ़ी उनके रेस्ट्रिक्शंस हैं या लैक्टोज इंटॉलरेंस भी है साथ साथ, तो देन सप्लीमेंट्स आर द अदर ऑप्शंस दैट दे कैन डू। आपने अर्थराइटिस की बात की, है ना? अर्थराइटिस होता क्या है? और आजकल ये तो बहुत ज़्यादा ही देखा जा रहा है हर तीसरे चौथे इंसान को। प्रॉब्लम है या फिर एक नॉर्मल कोई सिम्पटम है किसी चीज़ का? नहीं, देखिए, आर्थराइटिस इज़ अ प्रॉब्लम। ओके। उसमें आर्थराइटिस बेसिकली वर्ड का मतलब है जोड़ में इन्फ्लेमेशन। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, आर्थरो मीन्स जोड़। सो जोड़ के अंदर इन्फ्लेमेशन, अब उसके कई सारे कारण हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन के। तो जैसे कि कॉमनेस्ट आर्थराइटिस जो है वो है एज रिलेटेड आर्थराइटिस को ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस इस तरह होता है जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो जोड़ की जो लाइनिंग होती है उसमें बदलाव आने लगते हैं। कुछ जेनेटिक होते हैं कि जेनेटिकली वो ख़राब होने लगती है। कुछ और जेनेटिकली ये भी होता है कि ऑयल की जो मात्रा होती है, एक लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है अंदर, उसकी मात्रा कम हो जाती है। कार्टिलेज के जो सेल्स हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है, ये जेनेटिक होता है। कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड होते हैं जिसमें कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, चोट लगना, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करना, उसको यूज़ नहीं करना, उसको मेंटेन नहीं करना, तो उससे भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आ जाते हैं। तो जो एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं, जैसे सफ़ेद बाल होता है आमतौर पे, उसी तरीके से जो आर्थराइटिस होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसके अलावा कई तरह की और 15-20 तरह की आर्थराइटिस होती हैं, जिसमें कि रूमेटॉइड होती है, यूरिक एसिड रिलेटेड होती है, गाउट, तो बड़ी सारी आर्थराइटिस होती हैं जो कि एज रिलेटेड नहीं होती, बट उनमें शरीर में कोई कमी आ जाती है। जैसे गाउट में यूरिक एसिड का प्रोसेसिंग गड़बड़ हो जाता है तो वो यूरिक एसिड कलेक्ट होने लग जाता है बॉडी के अंदर। रोमेटॉइड में हमारे जो जोड़ की लाइनिंग है वो बदल जाती है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही जोड़ को ख़राब करने लग जाती है। इट इज़ ऑटो इम्यून गाइडेड, जहाँ की बॉडी अपने आप को ही डैमेज करने लग जाती है बिकॉज ऑफ सर्टेन चेंजेस इन स्टिमुलस, जो उसको दिखाता है कि ये चीज़ हमारी नुकसान दे रही है, तो बॉडी उसी को ही, अपने जोड़ को ही ख़राब करने लग जाती है। अच्छा, खुद से ही खुद से अपने आप अपने ही अगेंस्ट काम करने लग जाती है। उसमें कुछ ऐसे सेल्स बन जाते हैं जो जोड़ को खुद ही ख़राब करने लगते हैं, खाने लग जाते हैं। तो और जोड़ को और साथ के जो लिगामेंट्स हैं उनको भी, तो आप देखेंगे रोमेटॉइड में डिफ़ॉर्मिटी, मतलब टेढ़े-मेढ़े हाथ हो जाते हैं, उँगलियाँ ऐसे हो जाती हैं और अंगूठा ऐसा हो जाता है। तो वो सब बिकॉज़ ना जोड़ ही नहीं, बट जो आस-पास के लिगामेंट्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो अलग अलग इस तरह की आर्थराइटिस होती है। फिर एक सोरियाटिक होती है, इसमें सोरियासिस होता है, उससे रिलेटेड आर्थराइटिस होती है। तो ऐसी बहुत सारी अन्य आर्थराइटिस रोमैटिक होती है, जिसमें कि इन्फेक्शन होने से हो जाती है। तो बड़ी अलग तरह की हैं, बट जो कॉमनेस्ट है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जो कि एज रिलेटेड है। ओके। अर्थराइटिस समझकर कई बार लोग ऐसे ही सोचते हैं कि यार उम्र की प्रॉब्लम है तो इग्नोर कर देते हैं। बोन कैंसर भी क्या उस दौरान ही आ सकता है? उसके क्या लक्षण होते हैं बोन कैंसर बोन कैंसर जो है जनरली जल्दी उम्र में आता है, लेट उम्र में नहीं आता बोन कैंसर, रेयर। कॉमनेस्ट एज बोन कैंसर की है 20-22 साल, बोन कैंसर की। और लेट एज में आ सकता है बट कम आता है। लेट एज में हड्डी जो कैंसर से पीड़ित होती है वो दूसरे कैंसर की वजह से, जैसे आपने सुना होगा प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो जब आदमी एक अधेड़ उम्र से ऊपर 60 के ऊपर रहता है तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर के जो कीटाणु हैं वो जा कर के हड्डी में बैठ जाते हैं, हड्डी को गलाने लगते हैं और ख़राब करने लगते हैं। कई बार तो हड्डी के लक्षण की वजह से पता चलता है कि अच्छा ये प्रोस्टेट में हमारे प्रॉब्लम है, जो कि अब हड्डी को गला रही है, जिसकी वजह से मरीज़ हमारे पास आते हैं कि हमारे को हड्डी में प्रॉब्लम है, तो पता चलता है कि वो प्रोस्टेट से है। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर होता है लेडीज़ में। उसी तरह ब्रेस्ट कैंसर का भी जो उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस का मतलब है कि अपने मेन अंग से, जैसे ब्रेस्ट है या प्रोस्टेट है,
उससे हट के कैंसर किसी और अंग को खराब करता है, जैसे हड्डी को करता है या आंतों को करता है या थायराइड का करता है या चेस्ट को करता है, उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो वो वहाँ जाकर के भी नुकसान पहुँचाता है। तो बोन कैंसर जनरली यंगर एज ग्रुप में होता है। उसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण सबसे पहले तो दर्द आता है, लेकिन हर दर्द बोन कैंसर नहीं होता। उसके बाद में थोड़ी-थोड़ी देर में फिर सूजन आने लगती है उस एरिया में। दर्द और सूजन और फिर चलने-फिरने में दिक्कत। तो अगर कोई भी दर्द और सूजन है यंग आदमी में जो कि 10 दिन 15 दिन हो गए हैं और नहीं जा रही है, तो उसके लिए दे शुड टेक कंसल्टेशन। बट उसमें ऐसा नहीं है कि सारे कैंसर निकल ही सूजन या ये जाएगा। कैंसर ही हाँ। निकलेंगे। कैंसर बहुत ही रेयर है, मतलब आप ये समझिए 0.1% जो दर्द होते हैं, तो इसलिए बोन्स में। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बोन में दर्द होता है कैंसर है। ये तो उसी तरह हुआ कि हेडेक है तो आप सोच रहे हैं ब्रेन कैंसर है। ब्रेन कैंसर हेडेक में कब होता है? बहुत 0.0001% उसी तरह से है। लेकिन कभी अगर सूजन है जो कि हल्के-हल्के बढ़ रही है और किसी भी चीज़ से कम नहीं हो रही है और फिर उसमें दर्द भी आ जाता है, तो फिर उस केस में हमें सोचना चाहिए। तो उसमें सिंपल एक्स-रे से पता चल जाता है कि हड्डी एक्सपैंड हो रही है। तो अगर एक्स-रे में दिखाई देता है कि हड्डी अपनी जगह से मोटी हो गई है और कहीं-कहीं जगह से घुल रही है, कहीं-कहीं से गायब हो रही है, तो वो एक विषय है जहाँ की या तो इन्फेक्शन या कैंसर, ये 2 चीज़ें हैं जो करती हैं। बट फिर उसमें आगे एमआरआई या और जाँच करके पता चल जाता है कि कैंसर है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होता है तो बुखार, मवाद और बहुत तेज़ टीसों के साथ दर्द होता है, तो उससे पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है। भाई जो कैंसर का दर्द होता है वो हल्का-हल्का कंटिन्यूअस रहता है, बहुत तेज़ नहीं होता, बुखार के साथ बहुत कम होता है। तो इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट यंगर एज ग्रुप में बोन कैंसर ज़्यादा होता है, ओल्डर एज ग्रुप में मेटास्टेसिस किसी और कैंसर के कारण से हड्डी में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता दिक्कत है। होती है। पेन किलर खाना सही होता है बोन्स के लिए? देखिए, पेन किलर खाना बाय एंड लार्ज किसी भी चीज़ के लिए उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इट इज़ अ हुँ, टेम्परेरी सॉल्यूशन। हुँ, तो अगर कोई भी चीज़ है, उसका हम इलाज कर रहे हैं, तो उसको ठीक होने में कुछ दिन लगते हैं, जैसे 4-5 दिन। तो उस ड्यूरेशन में या तो हम दर्द से पीड़ित रहें, जब तक वो ठीक होगा, या उसके लिए पेन किलर लेकर के टेम्परेरीली उसको कंट्रोल में कर लें और फिर जब तक जो मेन ट्रीटमेंट है उसको कंट्रोल करें। जैसे मान लीजिए किसी को गाउट हो गया, हुँ, यूरिक एसिड बढ़ गया, तो हुँ, उसके लिए जो यूरोकोसोरिक दवाइयाँ होती हैं, जैसे फ्यूबोस्टैट है या एलोपेरिनॉल है, उनको काम करने में 2 या 3 दिन लगते हैं। तो या तो आपका जोड़ सूजा रहे, दर्द रहे, आप बिल्कुल हिल ना पाएँ और दर्द से परेशान होते रहें, उस 4-5 दिन तक जब तक कि वो कारगर होती है दवाई। हुँ, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि दवाई के साथ-साथ, मेन दवाई के साथ-साथ पेन किलर और सूजन कम करने की दवाइयाँ भी दे देते हैं, जिससे कि वो अभी तो टेम्परेरी फौरी तौर पे हमारे मरीज़ को आराम दें हुँ, और फिर इन द मीनवाइल बैकग्राउंड में जो हमने मेन ट्रीटमेंट चालू कर दिया, वो अपना कार्य करना शुरू कर दे, असर करना शुरू कर दे। तो जब तक उसका असर आएगा तब तक वो यूज़ करते हैं। ज़्यादा पेन किलर लेने से पेट में अल्सर, किडनी और लिवर 3 चीज़ों में बहुत तेज़ी से असर आने का चांस है। देखा गया ये है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि टेम्परेरी इलाज करते रहते हैं। हुँ, जैसे उनको दर्द हुआ तो हमारे यहाँ आपको पता ही है सारे लोग ही डॉक्टर हैं, बोले अरे ये दवाई ले लो, अच्छा वो दवाई ले लो। और जो दवाई जितनी जल्दी से आराम लाए वो उतनी ही अच्छी दवाई मानी जाती है। हुँ, जबकि फैक्ट ये है कि जो बहुत जल्दी लेके आराम देती है वो बहुत तेज़ और बहुत प्रॉब्लमैटिक दवाई भी हो सकती है, क्योंकि वो जितनी तेज़ी से दर्द को कंट्रोल करती है उतना ही वो बॉडी को नुकसान पहुँचाने की क्षमता रखती है। हुँ, बट हम ये सोचें कि जिस दवाई लिया उससे हमारा बिल्कुल ठीक हो गया और एक ही दिन में ठीक हो गया, तो वो दवाई ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग दवाई मानी जाती है और स्ट्रॉन्ग दवाई बहुत ज़्यादा लेना हमेशा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करें कि कम से कम पेन किलर्स लें और अपने आप ट्रीटमेंट या किसी केमिस्ट से पूछ के ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाँ, 1 आध दिन तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हर दर्द के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। तो 1-2 दिन तो करके देख लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई भी दर्द 4-5 दिन से ज़्यादा चले जा रहा है, उसके लिए आपको बार-बार पेन किलर लेना पड़ रहा है, किसी भी कारण से हो, चाहे वो हड्डी से हो, पेट में हो, कहीं भी हो, तो उसमें फिर मेडिकल ओपिनियन ले लेना चाहिए, जिससे हुँ, कि हम मेन प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकें, ना कि हम सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से उसका इलाज करें। ओके। अच्छा कैंसर की आपने बात की और आर्थराइटिस की भी बात की।
इसका कोई कभी सॉल्यूशन परमानेंटली निकलता है? देखिए, अब जैसे से टाइम बीतता जा रहा है, हम बेटर होते जा रहे हैं। बट अगर आप सोचें कि क्योर है इसका कोई, क्योर का मतलब है ख़त्म हो गया, हुँ, तो वो अम, अगर हम कैंसर की बात करें, तो अब सारे कैंसर एक से नहीं होते हैं। हुँ, कई सारे कैंसर होते हैं जो बहुत ही हल्की वैरायटी के होते हैं, अच्छी वैरायटी, अच्छी से मतलब है उतने खतरनाक या उतने प्रॉब्लमैटिक नहीं होते हैं। ठीक हो सकता है। उनमें इलाज करके ठीक हो जाता है आदमी, कि क्योर हो गया मीन्स उसको हम लोग क्योर नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कंप्लीट रेमिशन, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल उसका। ओके। अब वो कहीं पर भी बॉडी में अपना कोई वो खराब इफ़ेक्ट नहीं दिखा रहा है। तो वो मेरे हिसाब से अप टू 15 टू 20% हुँ, ऑफ द प्रेज़ेंट आज की ज़िंदगी में जो हमारी वो हैं कैंसर हैं, 15 से 20% ऐसे हैं जो कि हम जिनका कि हम कंप्लीट रेमिशन में ला सकते हैं। लेकिन अभी 80% अभी भी ऐसे हैं जो कि कंप्लीट रेमिशन में लाने ओके। में दिक्कत है। उसी तरह आर्थराइटिस में भी है कि हुँ, आर्थराइटिस का कंप्लीट क्योर नहीं है। अगर हुँ, हम अगर कौन-सी आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। हुँ। अ, जो अगर हम जनरल होता है मान लो। ऑस्टियोआर्थराइटिस, हुँ, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई क्योर नहीं है, उसका कंट्रोल है। कंट्रोल मीन्स कि जो आज है हमारा इससे और आगे ना बढ़े। अम, कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि रिपेयर के लिए कोशिश करती हैं और कुछ रिपेयर हो भी जाता है, क्योर मुश्किल होता है। और कुछ इलाज हैं जो कि उसको लंबे समय तक हुँ, कंट्रोल में रख सकते हैं और उसका उसको हम एड्रेस कर सकते हैं लंबे समय तक। क्योंकि हुँ, आर्थराइटिस के भी जैसे हम घुटने की बात करें तो कई सारे इलाज हैं, दवाई भी है, ऑयल का इंजेक्शन भी है, स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी है, दूरबीन की सफाई भी है और रिप्लेसमेंट भी है, अगर हम इस ऑर्डर में जाएँ तो। तो रिप्लेसमेंट 15-20 साल तक उसको आपको दर्द नहीं होए उसके लिए काम करता है। ओके। बट आप कहें कि हमारा क्योर हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस का, वो नहीं होता। हाँ, हमें दिक्कत नहीं होती, वो कंट्रोल में रहती है। जैसे कि थायराइड, अगर थायराइड है आपको, हुँ, तो आपने एक गोली खानी है हुँ, और आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हो। बट आप क्योर तो नहीं हो ना, क्योर हुआ जैसे मलेरिया, आपने 10 दिन गोली खाई, आपका मलेरिया नहीं है। वो बात दूसरी कि अगले साल का दोबारा मच्छर काट लेता है और दोबारा आ जाता है, तो फिर दोबारा हो सकता है, हुँ, बट वो क्योर हो गया। हुँ, तो ये बात समझना ज़रूरी है कि क्योर और कंट्रोल में क्या फ़र्क है। कंट्रोल ये है कि आप वो एक दवाई ले रहे हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजीवन नहीं रहेगी, अगर आप वो खाते रहेंगे, रेगुलर इसको मेंटेन करते रहेंगे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी उसी तरीके से है। ओके। अच्छा, आजकल यंग एज में भी बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहने लग गया है, इनफैक्ट 19-20 साल के बच्चों को रहने लग गया है। ये प्रॉब्लम क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, यंग एज में जैसे आप कह रहे हैं 19-20 साल की उम्र में अगर जोड़ों में हड्डी में दिक्कत आ रही है, तो उसके मेरे हिसाब से 2 या 3 कारण हैं। हुँ, एक कारण तो है लाइफ़स्टाइल, हुँ, कि आजकल एक्टिविटी कम हो गई और चोट और उस तरह की चीज़ें ज़्यादा हैं। हुँ, हुँ, दूसरा है खान-पीन, न्यूट्रिशन, क्योंकि आजकल जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अपने अलग तरीके हैं खाने-पीने के, और हुँ, अम, फ़ास्ट फूड, ट्रांस फूड्स, ये सारे जो जो पैकेज्ड फूड्स। पैकेज्ड फूड्स हैं जिनकी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, अम, वो प्रॉब्लम करते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया है कि सम टाइम दूसरे एक्सट्रीम में लोग इतने कॉन्शियस है कि वो खाते ही इतना कम है कि वो अपने आप को पतला, दुबला और हुँ, वो जो फिगर में रखते हैं। तो कभी-कभी उसकी वजह से भी डाइजेशंस के इश्यू हो जाते हैं, स्पेशली लेडीज़ में। ये देखा गया है कि अगर वो ज़्यादा उस पे कंट्रोल करती हैं तो उनका फिर फीमेल एथलीट ट्रायड बोलते हैं जिसको, कि उसमें वो उनको फिर खाया नहीं जाता उनसे, और खाया नहीं जाता तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है। तीसरा चीज़ है जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी बॉडी में कैल्शियम को डिपॉज़िट होने से रोकता है। रोकने में कारगर होता है। तो उसको उसका भी मेरे हिसाब से उसका भी इंक्रीज़ हुआ है हुँ, कंज़म्पशन, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर। बट मुझे लगता है मेनली लाइफ़स्टाइल है। आजकल हर चीज़ तो रिमोट पे, हर चीज़ टेलीफ़ोन में, आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जगह हैं, सब कुछ वहीं आपका होता रहता है। एंड ऑल्सो सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना है कि
आदमी दिन भर एक ही जगह बैठ करके स्क्रॉल करता रह जाता है और सारा टाइम उसी में निकल जाता है। तो जो टाइम हमको बाहर जा कर के एक्टिविटी करना और फिज़िकल एक्टिविटी जो हमारे पहले जनरेशन है, जो ज़्यादा किया करती थी, वो अब कम होता जा रहा है। तो आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ लाइफ़स्टाइल, फूड दैट कॉजेज़। अदरवाइज़ फॉर 19-20 ईयर ओल्ड, मतलब 19-20 साल के आदमी में ये प्रॉब्लम होने का कोई और कारण नहीं है। अच्छा, ये नेचुरली कुछ नहीं है, ये बस अपने रूटीन की वजह से हो सकता है। हाँ। अच्छा, तो आपने 2 चीज़ें बात की कि ना एक्सरसाइज़ेज़ ज़्यादा है ना और डाइटिंग भी बहुत बुरी है। ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन होता है? डाइटिंग अच्छी लेना या फिर एक्सरसाइज़ अच्छी करना? एक प्रॉपर अच्छी हेल्दी हड्डी के लिए? सी, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, हुँ, क्योंकि जब आप डाइट अच्छा लेते हैं हुँ, तो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी होती है बॉडी में, विटामिन डी की अवेलेबिलिटी होती है, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी होती है। हुँ, अब अवेलेबिलिटी होना इज़ नॉट नेसेसरी कि बॉडी उसको ले करके अपने पास उसको एक्यूमुलेट करके उसको अपने सिस्टम में बना लेगी। हुँ, तो अगर हम सिर्फ बोन, जॉइंट और मसल्स की बात करें, तो अगर अच्छी डाइट ली तो अच्छा कैल्शियम अवेलेबल है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो जब एक्सरसाइज करते हैं, तो जितनी बार एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैंने हाथ मोड़ा, तो हाथ मोड़ा कैसे? जो मांसपेशी ने उसने खींचा, हुँ, मेरी हड्डी को हड्डी मुड़ी और हुँ, फिर सीधी हुई। ये मूवमेंट जब होता है, तो जितनी बार हड्डी पे वो मसल खींचती है, हड्डी में एक स्टिमुलस आता है उसको मजबूत करने के लिए। हुँ, तो जितनी बार हम एक्टिविटी करते हैं, उतनी बार बॉडी उसको उसी हिसाब से मजबूत करने की कोशिश करती है। एक और चीज़ है कि जितनी बार आप दौड़ते हैं, जंप करते हैं, बॉडी में हल्के-हल्के क्रैक्स आते हैं। ओके, हर हड्डी पे आते हैं, माइनर माइक्रोस्कोपिक क्रैक्स होते हैं और बॉडी फिर उसको रिपेयर करती है। जब रिपेयर करती है तो उसको और मजबूत करती है। तो हुँ, जितनी बार उसमें क्रैक आता है, जितनी बार उसमें हम एक्टिविटी करते हैं, क्रैक मीन्स नॉट फ्रैक्चर, बहुत हुँ, माइक्रोस्कोपिक स्टिमुलस। तो हुँ, जितनी हमारी एक्टिविटी होती है, उतना ही बॉडी उसके लिए आगे तैयार होने के लिए अपना वो करती है, तैयार करती है अपने आप को कि आगे इसी तरह की और एक्टिविटी आए, जिसको कि हम कॉमन भाषा में एक्लिमेटाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से जब कोई भी आदमी एक्सरसाइज कर रहा होता है या कोई भी एक्टिविटी कर रहा होता है, वो हल्के से स्टार्ट करता है, थोड़े से स्टार्ट करता है। जब पहली बार करता है तो हल्का-फुल्का दर्द होता है, तो हुँ, बॉडी उसको रिपेयर करती है। जब रिपेयर करती है तो उसको अपने आप को और मजबूत करती है। फिर अगली बार वो जब थोड़ी और एक्टिविटी करता है तो बॉडी उसको और मजबूत वो करती है। तो ओके, जितनी जैसे एक्टिविटी करते जाते हैं, वैसे-वैसे मजबूती आती जाती है। तो इसलिए एक्टिविटी एंड न्यूट्रिशन बोथ गो हैंड इन हैंड, दोनों की ज़रूरत है। प्लेज़ अ तो इसमें कहना हुँ, मुश्किल है कि एक ज़्यादा ज़रूरी है या, बट आप मुझे बोले एक ही चूज़ करना है, तो एक्टिविटी मैं ज़्यादा चूज़ करूँगा, क्योंकि ओके, कुछ ना कुछ तो खाएगा आदमी, ऐसा नहीं हो कि खाएगा नहीं। हुँ, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये हो सकता है कि कोई एक्टिविटी ना करे, सिर्फ खाता रहे, ऐसा भी हुँ, पॉसिबिलिटी है। तो इन दैट केस हम एक्टिविटी को आई वुड प्रेफ़र। प्रेफर। आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत मतलब आज से अगर 10 साल पहले भी जाएँ ना तो लोग नी रिप्लेसमेंट की जगह कुछ एक्सरसाइज़ करना प्रेफ़र कर देते थे। लेकिन आजकल इतना इमरजेंसी के तौर पर उसको पेश भी कर दिया गया है कि आपको करना होगा, नहीं तो आपका अब घुटना उस तरीके से काम नहीं करेगा। एक तो एक लिक्विड भी होता है दोनों घुटनों के जोड़ के बीच में जिसको सैनोविल फ्लूइड। हाँ, ये भी खत्म होते जा रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं? सो सैनोविल फ्लूइड, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हुँ, एक ऑयल होता है जो हमारे सबके घुटने में, आपके में, मेरे, सब लोगों में होता है। जैसे-जैसे एज बढ़ती है, उसका प्रोडक्शन, उसका बनने की मात्रा जोड़ में कम हो जाती है। तो हुँ, आप जैसे समझिए, जैसे हमारा एक दरवाज़ा, हुँ, ये दरवाज़ा लगा हुआ है 50 साल से। इसका जो जोड़ है, हिंज, उसमें ऑयल था। हुँ, टाइम के साथ-साथ वो ऑयल कम हो गया, हुँ, तो फिर वो चू-चू की आवाज़ करने लगता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल एक लेमैन एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, जिससे हुँ, कि हमारे श्रोताओं को भी समझने में आसानी होगी कि हुँ, क्या है। तो जब चू-चू की आवाज़ होती है हुँ, हमारे उसमें दरवाज़े दरवाज़े में, में। तो हम क्या करते हैं? उसमें 2 बूँद तेल डाल देते हैं। सरसों का या कोई भी तेल डाल सकते हैं, घर में हुँ, अवेलेबल है। तो वो फिर चू-चू दवाई बंद हो जाती है। हुँ, फिर साल, डेढ़ साल में जब वो कम हो जाता है, तब करता है, आप डाल सकते हैं। तो ऐसे उसी दरवाज़े को, उसी कब्ज़े को आप 15, 20, 25 साल आराम से चला सकते हैं, अगर आप उसकी ऑयलिंग ठीक रखें, हुँ, राइट? उसी तरीके से जोड़ में भी होता है। अगर जोड़ का ऑयल मेंटेन्ड रहे, हुँ, तो जोड़ काफ़ी लंबे समय तक आपको साथ दे सकता है। और दरवाज़े का ही एग्ज़ाम्पल लें, अगर हम पहले दिन ही सोचते कि अच्छा थोड़ा चूँ-चूँ की आवाज़ तो कर रहा है, तो चलने दो, चल तो रहा है, दरवाज़ा खुल रहा है, थोड़ा-सा ज़ोर से खोलना पड़ता है, कोई बात नहीं, खोल लेंगे, चलता रहे। तो वो चलता रहता है,
तो उसमें ये होता है कि चलते-चलते वो चू-चू करते-करते हल्के-हल्के घिस जाता है। जब वो घिस जाता है तो उसमें चू-चू करते-करते तो कट जाता है तो वो प्ले आ जाता है, फिर वो थोड़ा हिलने लगता है। जब हिलने लगता है उस समय आप ऑयल भी डालें तो हिलना बंद नहीं होगा, जोड़ तो अब कट गया है। उस केस में आपको बाज़ार से एक नया हिंज लेके लगाना पड़ता है और वो हिंज दोबारा दरवाजे को पकड़ लेता है तो कट-कट की आवाज़ और हिलना बंद हो जाता है उसका। उसी तरह से हमारा अपना बॉडी है। इसी तरह अर्ली स्टेज में जब आर्थराइटिस का पता चले या जिन लोगों में ऑलरेडी आर्थराइटिस है उनको ज़्यादा सजग रहना चाहिए, फैमिली में आर्थराइटिस है, तो अर्ली स्टेज में ऑयल का रिप्लेनिशमेंट कर दें तो उसको लंबे समय तक आर्थराइटिस को रोका जा सकता है। अब जब ऑयल कम हो जाता है, जोड़ घिस जाता है, तो इनिशियली लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, अच्छा हल्का दर्द है, सिम्पटम्स तो आ जाते हैं पहले से, लेकिन आदमी सोचता है कि नहीं ये तो कोई बात नहीं है, हमें तो नहीं होगा, हम ऐसे चलाते रहेंगे, हम नेचुरली करेंगे, ठीक है करिए। तो पहले उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अब क्या होता है कि जब ज़्यादा आर्थराइटिस आ जाती है, तो उसमें दर्द बढ़ जाता है और जब दर्द बढ़ जाता है तो हड्डी, वो इसलिए होता है कि हड्डी आपस में ना टकराने लगती है। हड्डी के ऊपर एक लेयर होती है, इसको कार्टिलेज बोलते हैं, इट इज़ अ कवरिंग। वो एक आप समझिए रबड़ की तरह है, जो जैसे हमारे गाड़ी में दरवाजे में रबड़ लगी होती है, जिससे दरवाज़ा बंद करें तो सॉफ्ट रहे, ज़ोर से आवाज़ ना आए, एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसी तरीके से इसमें भी आपस में जब हड्डी टकराए, टच करे तो उसके बीच में एक पैडिंग होती है, जिसको कि मेनिस्कस बोलते हैं, और आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कार्टिलेज होता है वो। ओवर द टाइम कार्टिलेज भी ख़राब हो जाता है और वो मेनिस्कस भी ख़राब हो जाता है, तो हड्डी हड्डी पे टकराने लगती है। जब हड्डी टकराती है एक दूसरे में तो कड़कड़ की आवाज़ आती है, जोड़ों में महसूस होती है और उससे दर्द पैदा होता है और वो दर्द की वजह से आदमी चल नहीं पाता, सो नहीं पाता या दिक्कत आती है। तो इन दैट केस अगर हमने उसको उस स्टेज तक पहुंच गए हैं तो वहाँ पर फिर रिप्लेसमेंट की आवश्यकता आ जाती है। अब रिप्लेसमेंट पिछले सालों में और अब सालों में हम कंपेयर करें तो उनके बढ़ने के कई कारण हैं। मेरे हिसाब से मेन कारण है अवेयरनेस। पहले और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। पहले क्या था कि जोड़ महंगे बहुत थे, कम लोगों को अवेयरनेस थी और बहुत सारे लोग तो सिर्फ 60 साल के बाद में सोच लेते थे कि भाई अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब तो थोड़ा बैठना है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, फिजिकली एक्टिव अब नहीं हो सकते। वो एक नॉर्मल धारणा लोगों के दिमाग में आ गई थी, अब तो 60-65 के हो गए, अब तो हमें आराम करना है। वाइल जो अब नया हमारा अप्रोच है वो ये है कि हर आदमी 80 साल तक भी एक्टिव रहना चाहता है। वो वॉक के लिए जाना चाहता है, वो ट्रैकिंग के लिए जाना चाहता है, वो गोल्फ खेलना चाहता है और स्पेशली वॉकिंग करना चाहता है, जैसे वॉक करता है उसकी हेल्थ ठीक रहे। इन विच केस जब तक कि जोड़ ठीक नहीं होंगे तो वॉकिंग ठीक नहीं होगी और वॉकिंग ठीक करने के लिए फिर जोड़ की रिप्लेसमेंट की अ, आवश्यकता बढ़ जाती है। प्लस टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी में कि जोड़ जो पहले हमारे जो रिजल्ट्स थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव करते करते दे हैव बिकम मच बेटर, उनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। बट येस, करेक्ट इंडिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। कई बार इंडिकेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अगर सही समय पे ध्यान दिया जाए अर्ली स्टेज में तो रिप्लेसमेंट को बहुत हद तक रोका भी जा सकता है। तो रोका जा सकता है, लेकिन इसका कोई एक नेचुरल प्रोसेस नहीं हो सकता है? क्या रोकने का सर्जरी ज़रूरी होगी? नहीं, देखिए। मतलब जैसे कि किसी को दर्द है हम्म, और किसी ने सजेस्ट कर दिया, किसी डॉक्टर ने, कि आपको नी रिप्लेसमेंट करवानी होगी, लेकिन वो नहीं चाहता है कि वो सर्जरी करवाए, ठीक है? उसके लिए वो नेचुरल प्रोसेस क्या हो सकता हाँ, देखिए, मान लीजिए किसी को बोला गया कि आपको, आप जैसे कह रहे हैं कि रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। है? इसका मतलब ये है अगर सही एडवाइस दिया गया है तो, मतलब करेक्ट एडवाइस दिया गया है तो उसका मतलब ये है कि जोड़ इतना घिस गया है, 80% से ज़्यादा घिस गया है कि अब उसमें कार्टिलेज या उसको नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए जो चाहिए वो चीज़ अब नहीं है उसके अंदर। तो उस केस में आप कोशिश कर सकते हैं, बट कितना उससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि 30-40 की एज में होता है। ये जनरली इस तरह का एडवाइस 55-60 के आसपास दिए जाते हैं जनरली। उस समय क्या होता है कि पास्ट 60 बॉडी की जो रिपेयर कैपेसिटी है वो कम होती चली जाती है। अब आप कंपेयर करिए 30-35 ईयर ओल्ड आदमी जिसकी रिपेयर कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, 65-70 पे, 60 के ऊपर रिपेयर कैपेसिटी कम हो जाती है। तो उन केसेस में अगर हम उनको नेचुरल वे से कोशिश भी करें, वो कितने कामयाब होंगे पता नहीं। तो क्या क्या नेचुरल चीज़ें हो सकती हैं उसको हम सोचते हैं। तो सबसे पहले है बॉडी का वेट।
ओके। ज़्यादातर लोगों जिनमें ओवरवेट होते हैं उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो उन सबको एडवाइस किया जाता है कि भाई अपना वज़न कम रखें, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है फॉर, देखिए जितने लोग ओबीज़ हैं, जितने लोग मोटे हैं, उन्हें पता है वो मोटे हैं और वो शायद किसी न किसी लेवल पे उनके दिमाग में वो है बात कि हमें पतला होना है। दूसरा ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि जोड़ को, आर्थराइटिस को बढ़ाएँ नहीं, लेकिन कैलोरी बर्न करें, आपको एक्टिविटी दें जिससे आपकी बोन एंड जॉइंट्स जो हेल्थ, मतलब उनकी हेल्थ बेटर हो सके। जैसे कि जेंटल वॉक। जेंटल वॉक, कुछ लोग पूछते हैं कि हम कितनी वॉक कर सकते हैं? उसका तरीका ये है कि जितनी वॉक से आपको कोई दिक्कत ना हो, उतना ठीक है। और उसको टुकड़ों में भी कर सकते हैं कि आप एक सुबह किया, रादर देन 2 किलोमीटर पूरा एक साथ करने के बजाय 1 किलोमीटर सुबह किया, 1 किलोमीटर शाम को किया, सो दैट यू आर डिवाइडिंग द स्ट्रेन ऑन द नी, और फिर भी कर सकते हैं। तो तीसरा है जैसे साइकिलिंग है, एक पर्टिकुलर तरह की साइकिलिंग है जो आप कर सकते हैं जिसमें कि वज़न कम आता है और वज़न नहीं भी आता और रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता, फिर भी वो आपके बॉडी को नीज़ को और लोअर बॉडी को एक्सरसाइज देती है। तीसरा बहुत अच्छा है स्विमिंग। तो जो लोग स्विमिंग कर सकते हैं उनके लिए स्विमिंग बहुत अच्छा है, उसमें कोई वज़न नहीं पड़ रहा है लेकिन एक्टिविटी हो रही है। तो इस तरह की हमें एक्टिविटीज़ सोचनी है और करनी है जिससे कि हमारी आर्थराइटिस बढ़े नहीं, और हम कुछ एक्टिविटी भी करते रहें जिससे कि जोड़ में स्टिफनेस और जोड़ों की भी हम मेंटेनेंस कर सकें। तीसरा चीज़ है न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली कि हम अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखें। न्यूट्रिशन में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये चीज़ खा लीजिए तो जोड़ की आर्थराइटिस नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ठंडा, खट्टा, अचार, चटनी, ये वो चीज़ें, वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है कि इससे दिक्कत आती है, तो लोग उसको उस पे ध्यान देते हैं। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट और इतने न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत। तो वो तीसरा चीज़। चौथा चीज़ है, अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कि बॉडी में, जैसे स्मोकिंग है या आपका ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है, ये 2 चीज़ें हैं जो कि बॉडी में कैल्शियम को भी कम करती हैं और आर्थराइटिस को भी बढ़ाती हैं। तो उनको अगर कम किया कम कर जाए, सकते हैं हाँ। जिससे कि हमारी हेल्थ बेटर हो जाए। और फिर फाइनली है कुछ सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं जो कि जोड़ में रिपेयर के लिए, जैसे विटामिन ई है और एक हाइलो वो कुछ ओरल ऑयल के भी टैबलेट्स आती हैं, वो आप ले सकते हैं। और जो जनरल विटामिन्स हैं वो ले सकते हैं। तो वो जो भी जोड़ में बचा है, वो जो 20% बचा है, एटलीस्ट उसको मेंटेन कर लें सो दैट कि और आगे ना बढ़े। और जो भी खराब हो गया है उसमें कुछ थोड़ा बहुत परसेंट ही होता है, थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज हम टोटली ये सोचें कि हम नेचुरल तरीके से कर लेंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा चांसेस कम है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्जा नहीं है। बट ये थोड़ा ध्यान रखना होता है कि कोशिश करते-करते हम इतने आगे ना चले जाएँ कि हम जोड़ को बिल्कुल ही ख़राब कर लें। तो कोशिश करें, फिर मेडिकल एडवाइस लेते रहें बीच-बीच में, सो दैट कि वो स्टेज ना आए जहाँ की रिप्लेसमेंट भी फिर बड़ा तरीके का हो जाए। कुछ लोग इतना घिस लेते हैं कि जो नॉर्मल रिप्लेसमेंट के बजाय हमारे को बड़ा रिप्लेसमेंट मीन्स कि ऑर्गुमेंट्स, मतलब अब हड्डी को बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सामान डालना पड़ता है बॉडी को मजबूत करने के लिए। उसमें एक्सटेंशन रॉड्स होती हैं, ऑगमेंट्स होते हैं कि इतना हड्डी घिस लेते हैं लोग। कभी-कभी ऐसे आते हैं कि उनके बिल्कुल घुटने ऐसे गोल हो जाते हैं, मतलब ये जो लेग्स हैं दे सीधे होने के बजाय ऐसे हो जाते हैं, तो सब हड्डी अंदर वाली ख़त्म हो जाती है। तो कई बार उसको बिल्ट अप भी करना पड़ जाता है, तो उस स्टेज तक ना ले जाएँ। ओके। अच्छा, आपने बोला कि मोटापा एक बहुत बड़ा रीज़न रहता है, तो मोटापा क्या जो बाकी के शरीर के दर्द भी होते हैं, उसका उसका भी एक वजह बनता है बोन्स के दर्द में? हाँ, तो अ, जैसे मोट कमर का भी दर्द आजकल बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, तो मोटापा जो है बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो हर चीज़ में ही नुकसान देता है। हाँ। ब्लड प्रेशर भी उसी से बढ़ता है, हार्ट की कंडीशंस भी उसी वजह से हो जाती हैं। तो हुँ। हर चीज़ में करता है मोटापा इफ़ेक्ट। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी मोटापे की वजह से आर्थराइटिस नहीं होती है कि मोटापा है तो इसलिए आर्थराइटिस है। लेकिन एक बार आर्थराइटिस शुरू हो जाती है तो मोटापे की वजह से फिर वो एग्रवेट हो जाती है कि लोड ज़्यादा है उस पे। तो
हमारी सारी बॉडीज़ वर्क करती हैं फिजिकल प्रिंसिपल पे, लोड पर यूनिट एरिया। तो अगर मान लीजिए किसी का 60 केजी वज़न है, तो उसका मान लीजिए 6 किलो लोड है पर यूनिट एरिया, तो जिसका 80 है उसका 8 किलो है। सो लोड पर यूनिट एरिया आपका बढ़ जाता है तो उसके घिसने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ये तो जॉइंट्स में हुआ। और जैसे और जोड़ों में भी मान लीजिए अगर वेट ज़्यादा है तो पीठ में भी दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे ही टमी आता है तो आप देखेंगे सामने की तरफ ज़्यादा आता है। तो जब सामने की तरफ आता है उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी को ऐसे पीछे होना पड़ता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा स्टमक नहीं है तो मैं सीधे होऊंगा, जैसे स्टमक आ जाता है सामने तो उसको बैलेंस करने थोड़ा बॉडी पीछे चली जाती है। अब देखिए क्या हुआ, पीछे वाला जो एड़ी का हिस्सा है उस पर लोड ज़्यादा आ गया आगे वाले के बजाय, और हमारा पॉस्चर भी खराब हो गया। तो पॉस्चर इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका पॉस्चर जोड़ और बॉडी में दर्द के लिए। अगर आपका पॉस्चर ख़राब होता है उससे भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, हड्डी में भी और मसल्स में भी। जैसे आपने पोस्चर की बात की ना, तो आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में इस चीज़ की बहुत शिकायत है कि वो 10-10 घंटे या 8-8 घंटे 12-12 घंटे ऐसे बैठे रहते हैं बस, हम्म। और वो काम कर रहे होते हैं लैपटॉप में या फिर जो भी काम कर रहे होते हैं। अब वो एक ऐसी ही चेयर रहती है और वो बैठे रहते हैं, उसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा पीठ में और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। एक तो ये हो गया, प्लस अब वो जैसे सोते भी हैं, तो सोने का भी एक तरीका होता है, जैसे पेट के बल सो जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ करवट लेकर सोते हैं। उसमें भी कई बार गले में दर्द हो जाता है, कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, वो कैसे सही किया जा सकता है? राइट। तो जो ये कॉर्पोरेट की प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स, मीन्स कि आपका बैठने का तरीका, आपका पोस्चर, ड्यूरेशन, इन सब में प्रॉब्लम है। और ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे ये प्रॉब्लम्स लेके लोग आते रहते हैं। कॉमनेस्ट इज़ बैक पेन विद देम, क्योंकि जैसे आपने कहा कि लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो बहुत सारे लोग ये ध्यान नहीं देते, क्योंकि हर आदमी सोचता अच्छा एक चेयर चाहिए, एक चेयर आ गई और लोग उस पर बैठना शुरू हो गया। बट वो चेयर कितना हमारे लिए यूज़फुल है और हमारे लिए बेटर हमारे लिए बनाई गई है, वो कोई ध्यान नहीं देता। तो जो अ, अच्छी पॉस्चर है, अच्छा पॉस्चर है, उसमें जब आप बैठे हो तो आपकी कमर पीछे से सपोर्टेड हो, आपके हाथ इस लेवल पे साइड पे रेस्टेड हो। और ज़्यादातर लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो जो आपका हाथ है वो इस तरह से हो जिससे कि जब हाथ नीचे रखा तो वो आपके कीबोर्ड पे ऑटोमेटिकली पहुंच रहा है, उसको पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अच्छा, मतलब हाथ ऊपर करके बहुत लोग जो करते हैं वो नहीं वो करना नहीं है, करना बस चाहिए। जिस पोजीशन पे मेरा हाथ है हम्म। सिमिलर में कीबोर्ड रखा जा सके। हाँ, ओके। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। जब आप ऐसे करते हैं, आप देखिए क्या हो रहा है। आपके हाथ भी काम कर रहे हैं, कलाई भी काम कर रही है, एल्बो भी काम कर रही है, कंधा भी काम कर रहा है, क्योंकि इसको यहाँ रखने के लिए काम कंधा कर रहा है। इसको यहाँ रखने के लिए एल्बो काम कर रही है। तो जैसे ही मैंने एल्बो को यहाँ रखा, कंधे का काम ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही हाथ को यहाँ रखा, एल्बो को भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही मैंने उँगलियाँ नीचे करी, तो रिस्ट को भी काम करने की ज़रूरत नहीं, अब सिर्फ़ उँगलियाँ काम करेंगी। तो अननेसेसरी जो स्ट्रेन है ऑन द शोल्डर, एल्बो एंड रिस्ट कैन बी अवॉइडेड अगर हमारा सही जगह पे हमारा हाथ रखा हो, और वो ये पॉस्चर है। इसी तरीके से गर्दन का भी है। गर्दन ऐसा होना चाहिए कि यूँ नीचे या ऊपर नहीं होना चाहिए। तो जो आपका मॉनिटर है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो मॉनिटर का 3 भाग कर ले, तो जो ऊपर वाला और मिडल वाला भाग है, वो जो उसका जोड़ है वो आपकी आँख के लेवल पे हो, ना कि नीचे हो जैसे कि लैपटॉप में होता है। उससे फिर दिक्कतें चालू हो जाती हैं। दिस इज़ द करेक्ट पॉस्चर दैट इज शुड बी अप्लाइड। द चेयर, जो आपकी कुर्सी है, वो सॉफ्ट और कंफर्टेबल होनी चाहिए। बहुत हार्ड या बहुत ज़्यादा गद्देदार, दोनों में ही प्रॉब्लम है। अगर बहुत ज़्यादा गद्देदार हो उसमें भी दिक्कत है, हार्ड हो बहुत उसमें भी दिक्कत है। तो इट शुड बी सॉफ्ट एंड आपके बॉडी के पॉस्चर से जब आप बैठे तो आप कंफर्टेबली सपोर्टेड है आपकी आपकी पीठ, जिससे आप लंबे समय तक काम कर सकें। मैं सब एग्री करती हूँ, बट आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं, वहाँ मालिक आपको चेयर देता है, मालिक आपको काम करने के लिए, तो उस तरीके से इंडिया में खासकर ये चीज़ देखी जाती है कि आपको काम करना है बस, आपको चेयर दे दिया गया है, आपको सिस्टम दे दिया गया है। अब इतना मेंटेनेंस कॉर्पोरेट वाले कैसे करेंगे? राइट। तो आजकल कॉर्पोरेट अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है, हम्म, और हमारा काम है, जैसे मान लीजिए मैं अपने आप को समझूं, मैं एक एम्प्लॉय हूँ कहीं कॉर्पोरेट में, हम्म, तो जो भी प्रॉब्लम है वो मैनेजमेंट को बताई जाए, क्योंकि अल्टीमेटली
जिस तरह मेरी हेल्थ होगी वैसा ही मेरी प्रोडक्टिविटी होगी, और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट को ही नुकसान होने वाला है। तो अवेयरनेस बढ़ रही है कॉर्पोरेट में, पीपल आर कमिंग कि किस तरह के चेयर क्या होना चाहिए, तो दैट यू कैन कन्वे टू देम। सेकेंडली, अगर नहीं भी है, आपको एक गिवन है कि यही चेयर है, तो देन आप उसको सूटेबल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, छोटा गद्दी लगा करके अपने आप कंफर्टेबल कर सकते हैं। सेकेंडली, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो देखी गई है, फटीग। फटीग मतलब कि इतने घंटे तक काम करते जा रहे हैं कि मसल्स और बॉडी जो है वो इतना ज़्यादा काम कर रही है कि वो फटीग हो गई, वो वीक हो जाती है। तो उसके लिए व्हाट माय एडवाइस टू पीपल इज़ कि आपको 12 घंटे काम करना है, आप करिए, आपको 14 घंटे काम करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एवरी आवर और सो यू गेट अप फ्रॉम योर चेयर, वॉक अराउंड फॉर 10 सेकेंड्स। और उसके लिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा चलें, चहलकदमी करें, पानी का जो डिस्पेंसर है वहाँ तक चले जाएँ, एक गिलास पानी या एक कप पानी ले लीजिए, थोड़ा गर्दन को, हाथ को एक्टिविटी करिए, थोड़ा सा चहलकदमी करिए, और फिर आकर के बैठ जाइए। अगले 1-1.5 घंटे के लिए आप फिर काम कर सकते हैं। ऐसे अगर दिन भर में आप 8-10 ब्रेक ले सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो अगर 14 घंटे काम कर रहे हैं, अगर नॉर्मल जो 8 आवर्स है तो उसमें अगर 4 या 5 बार ऐसा ब्रेक ले लेते हैं तो एटलीस्ट बॉडी में वो फटीग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। और बाकी बड़े सारे और मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि मान लो आपको लैपटॉप भी मिल गया, आपको लैपटॉप पे ही काम करना है, फिर भी आप उसके पोस्चर बेटर कर सकते हैं। आप लैपटॉप के नीचे कुछ किताबें या कुछ रख करके लैपटॉप की स्क्रीन को ऊपर कर लीजिए, तो स्क्रीन अब आपकी ऊपर आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है, लैपटॉप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लैपटॉप की प्रॉब्लम है कि जो स्क्रीन है और जो कीबोर्ड है वो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में, तो आप ऐसे हो जाते हैं बिकॉज आपका हाथ तो स्क्रीन उस पे है, कीबोर्ड पे है, और उसको देखने के लिए ऐसे दिखेगा नहीं आपको, तो फिर यूँ करना पड़ता है। अब ये पोस्चर खराब है गर्दन के लिए, पीठ के लिए, हाथ के लिए। तो इसको ठीक करने के लिए तरीका ये है कि आपने अपने लैपटॉप को ऊपर कर दिया, तो लैपटॉप यहाँ आ गया, अब आपके आई लेवल पे आ गया, तो अब आपको स्क्रीन ठीक दिख रही है। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि आपके हाथ वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे उसके लिए, तो उसके लिए कॉर्पोरेट करे तो ठीक है, नहीं तो आप कर सकते हैं। कीबोर्ड खरीद हाँ, सकते हैं। एक जो उसी में ही यूएसबी बेस्ड कीबोर्ड होता है, वो आप उसके यूएसबी पोर्ट में लगा सकते हैं और फिर कीबोर्ड को नीचे रख सकते हैं। तो फिर भी आप इस तरह से काम कर सकते हैं जिससे कि आपको आसानी हो सके। तो अपने लिए तो खुद ही ध्यान रखना ज़रूरी है। सो फिर भी चीज़ें की जा सकती हैं अकॉर्डिंगली। अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं तो उनको भी मॉडिफाई करके आप अपने को पोस्चर को और अपने को हेल्दी रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सोने का पोस्चर कैसा होना चाहिए? जो मतलब पेट के बल सोना सही होता है या फिर एक स्ट्रेट सोने के लिए बोला जाता है, या करवट लेना भी सही है? देखिए, मेरे हिसाब से टू माय नॉलेज सोने के पोस्चर से कोई खास दिक्कत फ़र्क नहीं नहीं पड़ होती है। सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब तक मेरी आँख खुली है, तब तक तो मैं जो भी पोस्चर चाहता हूँ, सीधा, टेढ़ा, मैं रख सकता हूँ कॉन्शियसली। लेकिन जैसे ही मुझे नींद आती है, फिर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है बॉडी के ऊपर। मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि आजकल लोग बोल रहे हैं कि तकिया लगा के लोग सोते हैं ना, उसकी वजह से ये जो सर्विकल हाँ, पेन है वो उसमें मैं बहुत आता ज़्यादा हूँ। बढ़ गया हाँ, है। उसमें मैं आता हूँ। तो 1 मिनट में तो उससे यस प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप किस तरह सोते हैं, आप पेट के बल सोते हैं, आप साइड में सोते हैं, आप पैर मोड़ के सोते हैं, सीधा सोते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक बॉडी का अपना तरीका है। और आँख बंद होते ही, सोते ही वो बॉडी वो तरीका ले लेती है। आप चाहें भी कि मैं सीधा सोऊँ, तो तभी तक सीधा होंगे जब तक कि आपकी आँख बंद नहीं हुई है। तो जैसे ही आँख लग जाती है, बॉडी अपने आप ले लेती है। बॉडी किस तरीके से वो पोस्चर लेती है वो डिपेंड करता है, कि जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं वो पेट के बल सो ही नहीं सकते हैं, तो उनकी बॉडी को साइड में सोने की आदत होती है। क्योंकि सीधे सोते हैं तो वो डायफ्राम ऊपर हो जाता है, तो बॉडी अपने हिसाब से लेती है। और कुछ लोग ही अपनी अपनी पोस्चर्स होते हैं सोने के, तो दैट इज़ नेचुरल एंड उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिससे प्रॉब्लम, जैसे आपने तकिए के बारे में बताया। अब तकिया एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि पतला है, मोटा है, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्या सॉफ्ट करना है, चाहिए, हार्ड है, मेमोरी है उसके अंदर, नहीं है। सो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो अ, उसमें ये है कि तकिया सबसे एक-एक रह लेते हैं, तकिया लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। सो तकिया बाय एंड लार्ज लगाना चाहिए, राइट? क्योंकि दैट सपोर्ट्स योर बॉडी। तो नहीं लगाते तो ऐसा नहीं है कि वो आपको नुकसान हो रहा है, बट लगाना बेटर है। अब स्पेशली अगर आप देखिए
कि हम साइड में सोते हैं, तो साइड पे सोते हैं तो कंधा और गर्दन में 3 से 4 इंची का डिफरेंस है। तो अगर तकिया नहीं होगा तो हमारी गर्दन ऐसे रहेगी, क्योंकि हम ऐसे सो रहे हैं साइड में, तो उससे स्ट्रेन आता है। तो तकिया बाय एंड लार्ज, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो या तो फेस पे सोते हैं या बिल्कुल सीधे सोते हैं। सीधे सोने में भी अगर हल्का सा गर्दन उठी भी हो तो इट इज़ बेटर देन बिल्कुल गर्दन ऐसे हो, जो कि अगर हम बिना तकिए के सोएंगे तो। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है साइज़ में। हम बाज़ार से जो भी हमें लगता है हाँ सॉफ्ट ले आते हैं, बट आपके लिए जो तकिया ज़रूर अच्छा है और जो मेरे लिए वो फ़र्क है। क्यों? क्योंकि कितना आपके शोल्डर ब्रॉड है उस पे डिपेंड करता है, ना कि तकिया सॉफ्ट है, मोटा है, पतला है। तो जो सही तरीका है जाँच करने का तकिए का, वो ये है कि आप साइड में लेट जाइए, तकिया लगा लीजिए और किसी को बोलिए कि वो उसी लेवल पे आपकी गर्दन को देखे, उसी लेवल पे बैठ करके। अगर तो तकिया लगाने के बाद गर्दन आपकी ऐसी है, इसका मतलब है तकिए का साइज़ छोटा है। और अगर ऐसी है, मान लो मैंने इधर लगाया है और ऐसी है, इसका मतलब तकिया बड़ा है, क्योंकि वो हमारे को फिर ऐसे रखेगा गर्दन को। तो जो आइडियल तकिया है हमारे हिसाब से, वो गर्दन सीधा हो और या बहुत हल्का सा उधर की तरफ टिल्ट हो, जिधर की तरफ तकिया रखा है, तो हल्का सा टिल्ट हो, दैट इज़ आइडियल। जो कि ज़्यादातर लोग उसके बारे में ध्यान नहीं देते। किसी का आप देखेंगे शोल्डर ब्रॉड होते हैं, वो भी वही तकिया यूज़ कर रहा है। किसी लेडी है या कोई उनका कम है, वो भी वही यूज़ कर रहे हैं। तो वो फिर मिसमैच हो जाता है, उससे लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। जहाँ तक बात है मेमोरी की, उसका मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। वो एक तरीका है अट्रैक्ट करने का कि भाई हमारा चीज़ बेटर है। बट सॉफ्टनेस, यस, सॉफ्टनेस और हार्डनेस एक चीज़ है, जो कि वो इंडिविजुअल के ऊपर है कि कितना उसको सॉफ्ट चाहिए और कितना हार्ड चाहिए। बाय एंड लार्ज बहुत हार्ड तकिया इज़ नॉट गुड। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तकिया लेंगे तो वो फिर गर्दन को ऐसे कर देगा क्योंकि दबता जाएगा। तो मीडियम साइज़ जो कि आपको कंफर्टेबल हो, वो तकिया ठीक अच्छा है, होता बट है। तकिया लगाना इज़ बेटर। सर्वाइकल पेन जो होता है हमारे कंधों में अक्सर ऊंचा हो जाता है, हमारे पीठ पे जो एक क्या बोलते हैं इसे, गर्दन के नीचे बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है और बहुत दर्द भी करता है वो। अक्सर कॉरपोरेट सेक्टर्स में ज़्यादातर देखा जाता है। क्या रीज़न होता है और सॉल्यूशन क्या है इसका? अगेन इसका रीज़न बाय एंड लार्ज पोस्चर एंड लॉन्ग वर्किंग आवर्स। जब ऐसे करते हैं तो ये वाली मांसपेशी ज़्यादा काम करती है। ज़्यादा काम करती है तो कुछ देर के बाद में उसमें फटीग हो जाती है, वो स्पैज़म में चली जाती है। स्पैज़म का मतलब वो अकड़ जाती है। तो जैसे मैं अकड़ गया तो ऐसे हो गया। अब मेरा पोस्चर, अगर मेरे को पीठ में दिक्कत हो गया, उसी तरह जब अकड़ जाती है तो वो ऐसे ऊपर हो जाती है। अगर आप उसको टच करेंगे तो वो नॉर्मल जैसे सॉफ्ट महसूस होती है, ऐसी महसूस नहीं होगी। ऐसा महसूस होगी जैसे हार्ड कोई चीज़ है और दबाने में उसमें दर्द भी होगा। उसको बोलते हैं ट्रेप स्पैज़म। ट्रेप क्या होता है? ट्रेपीजियस नाम की मसल होती है जो यहाँ से यहाँ जाती है, जिसका काम गर्दन को सही पोजीशन में रखना है। लेकिन अगर वो ऐसे रखते रहती है लंबे समय तक, तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। उसको ट्रेप स्पैज़म बोलते हैं। कॉर्पोरेट में इसलिए कॉमन है क्योंकि लैपटॉप पे काम करना, एब्नॉर्मल पोस्चर, गलत पोस्चर पे लॉन्ग टाइम काम करने से उसमें फटीग हो जाती है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। तो उसकी वजह से उसमें पेन और स्पैज़म आ जाता है, जिसकी वजह से ऊपर दिखाई देता है। उसका इलाज बेसिकली उसको रिलैक्स करना, रिलीज़ करना और एक्सरसाइज करके उसमें मजबूती लाना इज़ द ट्रीटमेंट। ओके। आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखा जा रहा है। हो सकता है पहले भी देखा जाता हो, लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया है तो वी ऑल नो एवरीथिंग अबाउट इट। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका पैर या तो टेढ़ा होता है, कुछ का किसी का हाथ टेढ़ा होता है, किसी का कुछ टेढ़ा होता है। प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कत होती है, कोई चूक हो जाती है या फिर कोई और ही प्रॉब्लम होता है, वो बच्चा वैसे ही पैदा लिया जा सकता है या फिर एक एक मतलब पता चल सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कि हाँ, बच्चे का पैर टेढ़ा है या हाथ टेढ़ा है। क्या ये हाँ, कुछ? राइट। सो जो डिफ़ॉर्मिटीज़ बोलते हैं उसको, टेढ़ापन या ये, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये 2 कारण से हो सकती हैं। कारण जो पहला है वो होता है, जो कॉमनेस होता है, वो होता है फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। ओके। द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड में क्या होता है कि जो एक लड़की है, जब वो माँ बनती है, तो उसकी बॉडी सब बिल्कुल टाइट होती है, वैसे होती है जैसे कि हमारी वो होती है एक नॉर्मल लड़की होती है। जब बच्चा आता है तो जो यूट्रस है उसको एक्सपैंड होना होता है। अब जब वो एक्सपैंड होता है तो कई बार वो बहुत टाइट होती है, उसको बोलते हैं टाइट पैकेजिंग। ओके। तो इतना टाइट होता है कि वो जो पैर है, वो हाथ है, वो उस पोज़ीशन में रहता है।
वैसे भी आप देखेंगे बच्चे का हाथ ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादा टाइट हो तो उसी पोजीशन में रह जाता है, जिसकी वजह से वो एक डिफॉर्मिटी के साथ पैदा होता है। ये जिस ठीक किया जा सकता है? हाँ, जिसका कि इलाज नहीं, नहीं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही कैसे ठीक किया जा सकता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, उसमें कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे कि वो जो स्पेस अवेलेबल है बेटर हो जाए, बट उसके लिए आप बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते उस समय। लेकिन पैदा होने के बाद में उसमें हल्के-हल्के उसमें कुछ मैनूवर्स होते हैं, करते हैं, कई बार हल्का प्लास्टर भी यूज़ करते हैं करेक्ट करने के लिए, और 6-8 महीने में वो हो जाता है ठीक। अच्छा। दूसरा कारण होता है कि जब बच्चा बन रहा होता है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसमें कोई चूक हो जाए। अब उसके बहुत सारे कारण हैं। आपने कोई ऐसी दवाई ले ली उस समय जिससे कि एब्नॉर्मैलिटी हो गई, कोई एक्सपोज़र हो गया, कोई चोट लग गई, या कभी-कभी कुदरती तौर पे कोई एक उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल कॉज़, कोई मांसपेशी छोटी रह गई या डेवलपमेंटल में दिक्कत आ गई। दिक्कत आ गई जो वो बन रहा था उस समय, उसकी वजह से भी हो जाता है। वो चीज़ें भी आप पहले पता कर सकते हैं। तो आजकल स्कैन्स होते हैं एज़ अर्ली एज़ 8 वीक्स का जो स्कैन होता है, उसमें आप उनको उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आजकल लोग करते हैं। कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि ये चीज़ इतनी मोटी है, इतनी पतली है, उसको देख करके बता सकते हैं कि कोई एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है। और जैसे-जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रहा है, कुछ चीज़ें आजकल लोग जा रहे हैं कि कुछ इंटरवेंशन ऐसी हैं जो कि आप बच्चा पेट में है उसमें भी कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए या करेक्ट करने के लिए। डिटेक्ट करने के लिए तो आजकल 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उसको आप पहले पता लगा सकते हैं कि ये दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, और बाद में उसके लिए डिलीवरी के बाद में करने की ज़रूरत है, तब तो उसकी वो प्लानिंग भी की जा सकती है। ओके। आजकल मेंस्ट्रुएशनल पीरियड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है लड़कियों को, खासकर मतलब पूरा स्पाइनल कॉर्ड दर्द होता है, पूरा थाइस दर्द हो रहा होता है, स्पेशली बोन बहुत ज़्यादा उसमें दर्द होता है। ऐसे में कई बार होता है कि गर्म पानी का जो पट्टी होता है वो ले लेते हैं फॉर रिलैक्सेशन। एक तो पहली बात, ये पेन क्यों होता है, और दूसरी बात, क्या वो गर्म पट्टी का जो होता है, गर्म पानी की पट्टी, वो सही होती है? जो पेन होता है, जैसे पता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उस समय जो यूट्रस होती है, हमारी बच्चेदानी होती है, उसमें कुछ एक तरह के चेंजेस आते हैं, क्योंकि भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि बॉडी एक्सपेक्ट करती है कि इस बार ज़रूरत पड़ेगी बच्चे को पैदा करने के लिए, तो उसकी वो तैयारी करते हैं। लेकिन एक स्टेज के बाद में बॉडी ये रियलाइज़ करती है कि नहीं, इस समय ज़रूरत नहीं है, तो जो चेंजेस होते हैं उनको वो चेंज करके फ्लो डाउन कर देती है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम के लिए फिर चेंजेस रेडी करके फिर अगर चांस हो तो अच्छा एनवायरनमेंट रहे। तो जब उसको फ्लो डाउन करना होता है, उसको उसको बाहर बॉडी से निकालना होता है। अब कोई चीज़ अगर बॉडी के अंदर है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप वॉशरूम जाते हैं, तो जो स्टूल पास होता है तो बॉडी उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है इंटेस्टाइन्स को बाहर निकालने के लिए। कभी-कभी कुछ लोगों को डिस्कम्फर्ट भी लगता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब उसको बाहर निकालना होता है, यूट्रस को ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, जिससे कि जो उसके अंदर है वो बाहर निकल जाए। जैसे आप गुब्बारे को ज़ोर से दबाइए तो पानी सारा बाहर आ जाएगा। उसी तरीके से उसमें भी होता है, तो दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। बट कुछ लोगों को ज़्यादा दर्द होता है औरों से। उसके कई सारे कारण हैं, कई बार पीसीओडी होता है, कई बार हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, कई सारे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन जो दर्द आप देखेंगे, लेडीज़ कंप्लेन करती हैं कि पेट में तो होता ही है, थाई में भी होता है, कमर में भी होता है। कॉमनेस्ट थाई में अंदर की तरफ और कमर में। इसको बोलते हैं रेफर्ड पेन। एक्चुअली हड्डी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो रेफर्ड पेन होता है। रेफर्ड पेन का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम कहीं और है, लेकिन महसूस कहीं और हो रही है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमें पेन कैसे महसूस होता है? एक नर्व है जो कि हमारे उस ऑर्गन से ब्रेन को सिग्नल ले जाती है, जो कि जहाँ दर्द हो रहा होता है, वहाँ से एक नस है जो कि एक सिग्नल देती है शरीर को कि यहाँ पर कुछ चुभ रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। फिर वहाँ से एक और नस आती है जो कि जवाब लेके आती है कि हाथ हटाओ। तो जैसे हाथ हटाने का सिग्नल आता है, तो वो मांसपेशियाँ जिनको हाथ हटाना है वो वर्क करती हैं और वो उसको हटा लेती हैं। तो दिस इज़ अ सिस्टम। उसी तरीके से जब पेन होता है तो हमें पेन महसूस होता है कि जो हमारी बच्चेदानी से नर्व्स जा रही हैं ऊपर, वो सिग्नल लेके जाती है। अब बॉडी में हर एक ऑर्गन के लिए एक नर्व नहीं है, कई बार एक नर्व 2 या 3 जगह से भी सिग्नल ले जाती है।
तो वहाँ पर कई बार उसको रेफर्ड पेन बोलते हैं, जबकि जो नर्व बैक में भी जा रही है और जो नर्व यूट्रस में भी जा रही है, उसका कुछ पार्ट थाई में भी आता है। तो जब हमारा यूट्रस में दर्द होता है तो हमें महसूस वो थाई में भी होता है और हमें वो महसूस बैक में भी होता है, जबकि थाई और बैक में मसल्स में या उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उस केस में सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए कुछ लोग दवाई ले लेते हैं, लेकिन जब दर्द होता है तो कई बार स्पैज़म भी हो जाता है, तो हल्के गर्म पानी की बॉटल लेने से वो ठीक तो शायद नहीं हो जाता, लेकिन आपको रिलैक्सेशन होता है। रिलैक्सेशन मिल जाता है, आपको थोड़ा आराम मिल जाता है, क्योंकि उससे ब्लड सप्लाई बेटर हो जाती है वहाँ की, आराम मिल जाता है। तो उसको लेने में कोई हर्जा नहीं है, बट अगेन बहुत गर्म, बहुत लंबे समय तक नहीं लेने तो जल जाता है या उसमें स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, चाइनीज़ हीटिंग पैड भी आजकल बहुत ज़्यादा इसी क्रम में यूज़ हो रहा है। ये सही होता है? मतलब ये हड्डियों को कोई नुकसान पहुँचाता है? क्योंकि ₹150 में आता है ये। हाँ, तो एज़ सच तो नुकसान नहीं देता है वो, लेकिन उसमें चांसेस हैं कि आपने उसको लगा दिया इलेक्ट्रिक में, ज़्यादा गरम, ठंडा गरम, ज़्यादा ज़्यादा गरम होना, ज़्यादा लंबे समय तक सडन कोई स्पार्क होना, वो वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से क्योंकि अगर आपने गर्म पानी की बॉटल लगाया, उसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। गर्म पानी की बॉटल है, उससे ठंडा ही होना है। बट इलेक्ट्रिक पैड में ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होना, शॉर्ट सर्किट होना, तो वो सब जो दिक्कतें कर वो सकते प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो आसान बहुत है, लगाया तुरंत 2 मिनट 1 मिनट में हो गया, तो इसलिए ज़्यादा यूज़ में आता है। बट जहाँ तक अभी तक स्टडीज़ हैं, उसमें ऐसा तो कुछ नहीं पाया गया है कि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट जो हमें हमारा सोचना है कि जो पानी की बॉटल है, वो ओवरऑल गिव्स यू अ बेटर आउटकम, बट हीटिंग पैड में भी कोई नुकसान नहीं है। तो जिनके पास समय नहीं है, वो हीटिंग पैड से भी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नहीं है, है। एज़ लॉन्ग एज़ कि वो प्रॉपर सेफ पैड यूज़ करें, बहुत हल्की क्वालिटी का ना करें, जहाँ की ये जो शॉर्ट सर्किट या टेम्परेचर कंट्रोल ना हो, वो वाली प्रॉब्लम्स ना हो। मेनोपॉज़ के बाद खासकर महिलाओं में देखा जाता है, उनको पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो ऐज की वजह से होता है या फिर मेनोपॉज़ की वजह से? मेनोपॉज़ में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हाँ। जो आपकी ओवरीज़ हैं, वो काम करना कम कर देती है। हुँ, तो एक हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं ईस्ट्रोजन। हुँ, ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। हुँ। ईस्ट्रोजन जो है दैट इज़ कैल्शियम हेल्पिंग फ्रेंड। तो वो कैल्शियम को और विटामिन डी को बॉडी को मेंटेन करने में करता कामयाब है। होता है। तो वो कम हो जाने से हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है ओके। और उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, इसीलिए मेनोपॉज़ के आसपास, जब मेनोपॉज़ होता है उसके बाद में लेडीज़ में तेज़ी से बोन की जो कैल्शियम की मात्रा है कम होने लग जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस के तेज़ी से बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो हुँ, वो इसलिए होता है कि एस्ट्रोजन कम हो जाता है। तो जो दर्द, अब फिर जब हड्डी सॉफ्ट हो जाती है तो हुँ। उसमें हल्के क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और मसल फटीग भी हो जाती है। तो उसकी वजह से दर्द आते हैं। तो उसका जो एज का फैक्टर तो है, बट मुझे लगता है कि जो एस्ट्रोजन कम होने से भी उसमें काफ़ी उसमें रीज़न है, एस्ट्रोजन कम होना भी बहुत बड़ा दर्द रीज़न होने का, होता हाँ, है। उसका बड़ा ओके, रीज़न है। ठीक है। अक्सर वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये चीज़ देखी गई है कि जैसे क्योंकि आजकल नी रिप्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसके रिगार्डिंग मैंने सोशल मीडिया पे डाला था कि मैं एक ऑर्थो डॉक्टर से इंटरव्यू करने जा रही हूँ, उसमें एक क्वेश्चन था कि जब भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो अगर मान लीजिए नहीं भी होगा नी रिप्लेसमेंट की दरकार, लेकिन वो जैसे देखते हैं ना कि इंश्योरेंस वाला बंदा हुँ, है, हुँ, तो वो उनको सर्जरी के लिए कंसल्ट कर देते हैं। हुँ। इस बात पे कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है, मेरे लिए इस बारे में कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। हुँ, हम किस मॉरल को फ़ॉलो करते हैं, वो हुँ, हमारी अपनी एक स्व इच्छा है, संस्कार है या हुँ, टीचिंग है। हुँ, तो बाय एंड लार्ज मैं नहीं सोचता कि सारे में ऐसा है। हुँ, ये भी मानता हूँ कि कहीं जगह हो ऐसा सकता हुआ है। भी होगा, लेकिन कभी-कभी एक मछली सारे तालाब को भी गंदा कर सकती है। हुँ, अब इसके बारे में कमेंट करना मुश्किल है, बट बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ कोई ये एक सिस्टम होता है। हर सिस्टम एक अलग तरीके से चलता है। हुँ, हम यूएसए की तरह नहीं चलते, हम इंडिया की तरह चलते हैं। तो हमारे जो पेशेंट्स हैं, वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। हुँ, उन्हें भी पता है कि ऐसा हो सकता है। तो आप हुँ। देखिए, कोई भी आदमी सर्जरी कराने से पहले कम से कम 3 जगह ज़रूर कंसल्टेशन लेता है। वो इसीलिए कि अगर एक ने इस कर दिया। इसके कारण से, कुछ उस कारण से या किसी भी हाँ, कारण से एडवाइस ठीक नहीं दिया, तो दूसरा और तीसरा शायद उसको नहीं करेगा। तो आई थिंक सिस्टम में वो उसके लिए चेक बिल्ट अप है। हमारे हुँ, यहाँ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ
कि हर आदमी सर्जरी से पहले 2-3-4 जगह पूछ लेता है कि भाई ये ऐसे ही करना है, यही ठीक है। तो आई थिंक वो सिस्टम में है कहीं न कहीं बिल्ट अप। बट मेरा मानना ये है कि सारे लोग नहीं है, बहुत थोड़े लोग होंगे ऐसे, अगर हैं तो बट नहीं करना चाहिए। वो हाँ, इंडिविजुअल का अपना मॉरल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संस्कार होती है। जी। मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये हड्डी एक प्रॉपर एक हड्डी है। यहाँ अगर बीच से कभी अगर कुछ किसी का टूट जाता है, जैसे स्पोर्ट्स में तो आपको कुछ नहीं पता और आप स्पोर्ट्स के भी एक अच्छे आपका रेपुटेशन है स्पोर्ट्स ऑर्थो के तौर पर, यहाँ पर का टूटा हड्डी क्या जुड़ सकता है? हाँ, तो देखिए हड्डी कहीं से भी टूटे हाँ, वो जुड़ेगी और जुड़ सकती है। ओके। अब आप देखिए, जैसे पशु पक्षी हैं, उनके लिए तो कोई सर्जरी नहीं होती है ना? तो उनकी भी हड्डी जुड़ती है। हाँ, वो बात दूसरी है, किस पोज़ीशन पे जुड़ी वो अलग चीज़ है। आप देखेंगे जो बाकी लोग हैं, जो अदर ह्यूमन के अलावा जो हमारे पास, उनकी हड्डी जुड़ जाती है, कोई टेढ़ी जुड़ती है, कोई कैसी जुड़ती है। तो हड्डी ज़्यादातर जुड़ती है, नेचुरल, वो भगवान ने बॉडी को रिपेयर मैकेनिज़्म दिया हुआ है। बट किस पोज़ीशन पे जुड़ती है वो देखना ज़रूरी है। और उस पोजीशन से डिटरमिन होता है कि उसका फंक्शन, उसकी बाद में यूटिलिटी कैसे रहती है। तो जैसे आपने बात करी, एग्जाम्पल लेते हैं इस हड्डी की, फोर आर्म की, इसमें 2 हड्डियां होती हैं और उनका बड़ा अच्छा तालमेल होता है, वो एक दूसरे के आसपास चलती हैं। तो अगर कोई एक हड्डी टेढ़ी हो जाए तो उसका चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सेस जिस पे चलती है वो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ होते आपका ये वाला मूवमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मूवमेंट एक बहुत ही फाइन मूवमेंट है जो एक हड्डी के ऊपर दूसरी हड्डी रैप करती है, घूमती है। तो इसलिए उनको सही पोजीशन पे जोड़ना इम्पॉर्टेंट है। तो डिपेंडिंग कहाँ से टूटी है, तो जैसे आपने बताया वो प्लास्टर से जोड़ी जा सकती है, और अगर ऐसी जगह से टूटी है जहाँ की प्लास्टर से वो पोजीशन जो हमें चाहिए उसके फंक्शन के लिए, तो वो नहीं मिल पा रही है, तो फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी से कोई हड्डी जल्दी नहीं जुड़ती, अच्छा। कोई भी काम जल्दी नहीं होता। अच्छा, तो ये जैसे आप बोल रहे हो कि सर्जरी से जुड़ती नहीं है ना? जल्दी नहीं जुड़ती, जुड़ती है। अच्छा। हम ये सोचें कि अगर ये हम बिना ऑपरेशन के कर दें हाँ। और वही ऑपरेशन से करें और हड्डी की पोजीशन सेम अच्छी है, तो कौन सी जल्दी जुड़ेगी? मेरे हिसाब से इसमें ऑपरेशन नहीं हुआ। क्योंकि ऑपरेशन करके हम कुछ सफाई करते हैं तो उसमें जो हड्डी जोड़ने वाले पदार्थ होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो ऑपरेशन इसलिए नहीं किया जाता कि हड्डी को जल्दी जोड़ा जाए, इसलिए किया जाता है कि हड्डी सही पोजीशन पे जुड़े, जिससे उसका फंक्शन बाद में अच्छा रहे। अच्छा। कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जहाँ की हड्डी नहीं जुड़ेगी। कई बार जैसे मान लीजिए हड्डी ऐसी के बजाय ऐसे है, तो ऐसे में मुश्किल है जुड़ना, क्योंकि इसका ये है, इसका अलग अलग है, तो उसको अपनी जगह ला करके रोकना, उसके लिए ऑपरेशन किया जाता है। बट बाय एंड लार्ज ऑपरेशन किया जाता है जिससे हड्डी सही पोजीशन पे जुड़े।